कहानी कुर्सी की में आपका एक बार फिर स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर बीएसपी की मीटिंग से आ रही है, जिसमें बीएसपी के संगठन में बड़ा बदलाव किया गया है। बीएसपी के सभी पदों से आकाश आनंद को हटा दिया गया है। मायावती की तरफ से स्पष्ट संदेश है, मेरे जीते जी कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद से सभी जिम्मेदारियां वापस ले ली हैं। मायावती ने आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। रामजी गौतम भी नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। माननीय बहन जी ने दो विशेष चेंजिंग हुई है। एक तो माननीय आनंद जी को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया और माननीय सांसद जो रामजी गौतम उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। अच्छा, और कोई नई जिम्मेदारी दी है किसी को? नहीं, ये कोई जिम्मेदारी नहीं। आकाश आनंद जी को कोई और अहम जिम्मेदारी या कुछ और परिवर्तन हुआ है? आकाश जी को कोई अभी अहम जिम्मेदारी नहीं दी है और उनकी जगह उनके फादर आनंद जी को जिम्मेदारी दे दी है। मतलब आकाश जी को हटा दिया गया? जी ठीक है। 2027 का क्या कोई रणनीति बनाई? नहीं, अभी तो संगठन दुरुस्त करने की बात कही गई है और संगठन में जो माननीय बहन जी ने हमें खोल दो यार, जो बहन जी ने आदेश दिए उस पर हम काम जाके करेंगे। कोऑर्डिनेटर माननीय रामजी गौतम जी को बनाया गया है और साथ ही साथ आनंद कुमार जी को भी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया और मुझे लगता है कि इन सब के बारे में आपको बेहतरीन तरीके से आपको प्रेस रिलीज अभी जल्दी जारी हो जाएगी। और नेशनल कोऑर्डिनेटर दो बनाए गए हैं। कौन है? एक है मिस्टर आनंद कुमार जी जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और दूसरे हैं रामजी गौतम जी। रामजी गौतम जी को जी। और कोई परिवर्तन किसी तरह का कोई दिशा निर्देश? नहीं, अभी पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए बहन जी ने दिशा निर्देश दिए हैं, उसकी कॉपी आप सबको मिली गई होगी। तो आपने सुना किस तरीके से मायावती ने अपने भतीजे को सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है। कहा है कि मेरे जीते जी कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। आकाश आनंद को मायावती के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन जब राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाने की बात आई तो भाई को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा आकाश आनंद को हटाने की वजह भी बताई गई है। आकाश आनंद के ससुर पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, यह आरोप लगाया है और ससुर ने आकाश आनंद को इस्तेमाल किया। रुचि कुमार हमारे साथ हैं। अपने भतीजे को अपनी विरासत सौंपने से मायावती ने इनकार कर दिया। रुचि जी, क्या खबर निकल कर आ रही है, क्या वजह बताई गई इसके पीछे? कि कई वजह बता रहे हैं जो मायावती के नज़दीकी हैं। एक तो बड़ी वजह ये कि जो आकाश के ससुर हैं उनसे मायावती की काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी। उनसे बहुत तरह की शिकायतें थीं जो तरह तरह की थी कि पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं। कुछ और भी टिकट्स जो इतने स्टेट्स में भी चुनाव हुआ उसमें जो टिकट्स बांटने को लेकर भी उनकी कुछ नाराज़गी थी। तो मायावती को ये लग रहा था कि अपने ससुर जो उनके ससुर हैं आकाश आनंद के, उनके सब चीज़ों में आकाश आनंद का उसके पीछे हाथ है और क्योंकि आकाश आनंद का कद पार्टी में इतना बड़ा है इसलिए उनके ससुर की इतनी हिम्मत पड़ रही है बीएसपी में रह के जहाँ मायावती सर्विस सर्वा है। दूसरी बड़ी बात कि हमने तो बहुत लंबा एक दौर मायावती का देखा है। पवन, एक ज़माना हुआ करता था जब स्टेज पे जब कोई सभा होती थी तो सिर्फ एक सोफ़ा पड़ता था और उसमें मायावती बैठती थी और बाकी सब लोग खड़े रहते थे, किसी के लिए कोई कुर्सी नहीं होती थी। जो होर्डिंग्स लगते थे उसमें आपको काशीराम और मायावती के अलावा तीसरी तस्वीर नहीं दिखाई देती थी। अब आप सोचिए उस दौर से और आज का दौर देखिए कि आकाश आनंद सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव हैं। उनकी जो सभाएं हैं उसमें बहुत भीड़ हो रही है, उनके लिए नारे पार्टी में बन गए हैं। इसके अलावा वो मीडिया को तरह तरह के इंटरव्यूज़ दिए उन्होंने। तो मायावती को इतना ज़्यादा आगे बढ़ना पसंद नहीं आ रहा है। हमें याद है 2007 में जब मायावती की सरकार थी, मायावती के एक बहुत ताकतवर मंत्री थे, उनसे हमने किसी एक आम मुद्दे पे कोई बाइट लेने के लिए हमने माइक लगाया तो उन्होंने हमसे कहा कि अगर रुचि जी हम आपसे कहें कि आप बोलेंगी तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आपको इंडिया टीवी से निकाल दिया जाएगा, तो आप बोलेंगी? तो मेरी भी हालत वही है। उसके पहले कोई रैली हो रही थी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी से हमने कहा कि हमें थोड़ा बता दीजिए रैली का क्या इंतज़ाम है, उसके लिए कितनी कुर्सियां लगाई गई हैं, कितने लोग आ रहे हैं। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने हमसे कहा कि देखिए मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ आपसे, आप नाराज़ होंगी, मैं भी आपकी जगह नाराज़ होता, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि मैं चुप रहकर पार्टी में यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, इन सारे वाक़यों से कि पार्टी किस तरह से मायावती चलाती हैं। उसमें अगर आकाश आनंद इतने पावरफुल हो रहे थे, पार्टी के लोग
उनको भी पावरफुल समझने लगे थे। तो मायावती को ये सब रास नहीं आ रहा था और इसीलिए उन्होंने ये जिम्मेदारियां आकाश आनंद से छीनी है, अपने भतीजे से, और अपने भाई पे फिर से भरोसा उन्होंने जताया है। हालांकि आप देखिए, आकाश को 2024 में जब वो लोकसभा में प्रचार कर रहे थे, एक सीतापुर की रैली में उन्होंने कुछ बयान दे दिया था जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हो गया था। तो मायावती ने उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया था। लेकिन करीब 50 दिन बाद हमने देखा कि यहाँ लखनऊ में पार्टी ऑफिस में एक मीटिंग में आकाश आनंद ने बुआ के पैर छुए और बुआ ने उनको आशीर्वाद दिया और फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया। तो अब वो फिर नाराज हो गई हैं, तो इसलिए भतीजे से ज़्यादा भरोसा उन्होंने अपने भाई पर जताया है। पवन, बिल्कुल आपने एक बड़ी बात कही कि मैं पार्टी में चुप रहकर यहां तक पहुंचा हूं। भाई चुप रहते हैं तो एक बार फिर कोऑर्डिनेटर हैं, लाइमलाइट में भतीजे आने की कोशिश करते हैं तो कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि जी, आपका मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सर, 2027 पर सबकी निगाहें हैं। ऐसे में मायावती बार बार कभी भतीजे को आगे करना, फिर पीछे खींच लेना, फिर आगे करना, 2027 में मायावती कितनी रेलेवेंट रहने वाली नजर आ रही है आपको? देखिए, मायावती जी रेलेवेंट रहें इसीलिए वो ये सब कर रही हैं। अगर वो ये सब नहीं करेंगी तो उनकी प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी। मायावती जी कभी कोई आंदोलन नहीं करती। वो काशीराम जी के दौर में, जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में नहीं आई थी 93 से पहले, तब आंदोलन और जुलूस, धरने, जलसे, प्रदर्शन करती थी पार्टी, साइकिल यात्राएं, क्योंकि मैंने उसे बहुत कवर किया है। उसके बाद मायावती जब से मुख्यमंत्री बनी तब से उन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया। कभी कभी रैलियां करती रही हैं बड़ी बड़ी, वो भी इक्का दुक्का। तो इसलिए वो उनकी प्रासंगिकता उनके बयानों से, उनके इसी तरह की जो गतिविधियां हैं उसी से बनती है। अभी रुचि ने बड़ी जो बात कही, उसी मैं खुद चूँकि लखनऊ में रहा हूँ और मैंने बहुत बीएसपी की राजनीति को नज़दीक से देखा है। 1997 की बात है, जब 6-6 महीने वाला जो प्रयोग हुआ था भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी के बीच में, और मायावती जी अपना 6 महीने का टर्म पूरा कर चुकी थी। कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए थे मायावती जी के समर्थन से, और 1 महीने बाद एक चर्चा शुरू हो गई थी कि मायावती जी समर्थन वापस ले सकती हैं, जो बाद में उन्होंने लिया। तो मैंने इस पर स्टोरी की। उस स्टोरी में मुझे बीएसपी का एक कोट चाहिए था, कोई नेता बोलने को तैयार नहीं था। एक डीपी वोरा साहब हुआ करते थे, वो पहले कांग्रेस में थे, बाद में बीएसपी में चले गए थे, तो वो थोड़ा मीडिया फ्रेंडली थे, वो प्रवक्ता थे। तो मैंने उनको फ़ोन किया और उनसे मैंने कहा कि वोरा साहब कुछ बताइए। बोले नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैंने कमेंट तो दे दीजिए। तो उन्होंने बड़ा अच्छा कमेंट दिया कि नहीं, पूरी तरह से पार्टी जो है एकजुट है और बीजेपी के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं। बहन जी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगी जिससे कार्यकर्ताओं की भावना का, वो हमेशा पार्टी ही तो बहुजन समाज के हित में काम कर, ये सब कोट लिया। मैंने वो कोट स्टोरी में डाला और स्टोरी रिलीज कर दी। रात को 11 बजे उनका फ़ोन आया कि वो साहब मेरा कोट हटा दीजिए। मैंने क्यों? बोले मैंने गलती से जिक्र कर दिया बहन जी के सामने, तो मुझे बहुत डांट पड़ी है, और अगर वो कोर्ट कल छप गया तो मैं पार्टी में नहीं रहूंगा। और तब तक हमारा, मैंने दिल्ली फोन किया तो हमारा डाक एडिशन छप चुका था, वही आता था लखनऊ, और अगले दिन बोरा साहब हटा दिए गए। तो वो सही, चुप रहना मूल मंत्र है। विजय त्रिवेदी जी, सवाल इसलिए उठ रहा है मायावती कितनी रेलेवेंट रहेंगी, क्योंकि पिछले 3-4 चुनावों को अगर आप देखें तो मायावती की साख भी गिरी है, वोट शेयर भी गिरा है, और सबसे बड़ी बात, जो यंग एनर्जी जो रैलियां कर रही थी, आकाश आनंद जो चुनाव में लग रहा था कि बयान देख के बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं, उनको हटा दिया गया। और जब बीजेपी की सीटें 24 के चुनाव में घटी तो समाजवादी पार्टी बढ़ी, बीएसपी और कम हो गई। जाहिर है बहुत फ़र्क आया है। जो काशीराम जी की बीएसपी थी और उसके बाद मायावती जी ने भी उसको बहुत मजबूत किया। ऐसा नहीं है कि मायावती जी ने केवल उसको मजबूत नहीं किया, बीएसपी को बड़ा मजबूत किया, 2 बार सरकार भी बनाई है, अपने दम पर भी पूरी सरकार बनाई है। लेकिन मायावती जी उस पूरी पार्टी को और सिस्टम को अपने नियंत्रण में रखना चाहती हैं। वोट कमज़ोर हुआ है, आप सोचिए 20% से वो 10% पे करीब करीब आ गई हैं, और बहुत एक्टिव भूमिका में वो नहीं रही हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भी बीएसपी का कोई परफॉर्मेंस नहीं रहा, विधानसभा चुनावों में भी कोई नहीं रहा है। बल्कि पिछले ज़माने में यदि आप याद करें तो बीएसपी उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, इवन आंध्र प्रदेश जैसे जगहों पर भी, छत्तीसगढ़ में, सब जगह उनका कुछ कुछ काम, पंजाब में भी अच्छा था। पंजाब में तो होता था क्योंकि पंजाब से तो काशीराम जी ने शुरू किया था उस समय। राजस्थान में, वही मैं कह रहा हूँ, राजस्थान में 5-5 MLA उनके रहे, लेकिन वो लगातार कम होता रहा। बहुत सारी चर्चाएं हुई कि मायावती जी क्यों चुप होती जा रही हैं। वो दूसरों को तो चुप करके रखती हैं, लेकिन पिछले दिनों में वो खुद भी काफ़ी चुप रही हैं और इनएक्टिव तौर पर रही हैं। उसकी भी बहुत सारी बातें होती रही हैं, लेकिन ये सच है कि मायावती जी को कोई दूसरा लीडर संगठन में
उनके ऊपर या चर्चा में पसंद नहीं है। वो संगठन को अपने हिसाब से चलाना चाहती हैं। जैसे रुचि जी ने भी जिक्र किया कि वो मंच पर अकेले होते हैं, उनके कमरे में भी एक ही कुर्सी होती है। इवन वो जब चीफ मिनिस्टर होती थी तो आईएएस ऑफिसर्स भी खड़े रहा करते थे। और एक घटना का जिक्र अभी कुछ दिनों पहले ही एक बीएसपी के एक नेता ने मुझे किया कि बीएसपी के सांसद थे पिछली बार कोई, उन्होंने कोई चैनल पे जाके कुछ बातचीत बीएसपी के लेकर कर दी थी। तो जब वहाँ पर लखनऊ में कोई मीटिंग हो रही थी एमपीज की, तो उन्होंने उनको खड़ा करके पूछा वो कौन है जिसने ये बात की है, और कहा कि तुमने किसने कहा था तुम्हें। तो वो इस तरह का वो है। लेकिन अब पार्टी को यदि रीएक्टिव करना है, रीऑर्गेनाइज करना है, तो मायावती जी को मेरे ख्याल से आकाश या जो भी लोग हैं जिनको जिम्मेदारी दे रहे हैं उनके साथ फिर से खड़ा करना पड़ेगा। नहीं तो ये समझना कि ये वोट बैंक उनके पास है जमींदारी की तरह से, वो बहुत दिन चलने वाला नहीं है। समीर जी, सवाल ये है कि ये उहापोह क्यों है? भतीजा एक बार आगे कर देते हैं फिर पीछे कर लेते हैं, तो क्या मायावती वो तय नहीं कर पाई हैं कि पार्टी को, कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखने के लिए एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो जमीन पर जाए, बात करे? कभी आकाश को आगे करते हैं, कभी पीछे खींचते हैं। इस उहापोह को कैसे आप देखते हैं? देखिए, अजित पवार ने जो भतीजे शरद पवार के, उन्हें सारे भतीजों को लेके एक डर पैदा कर दिया है। अजित पवार ने जिस तरीके से शरद पवार के साथ पार्टी हाईजेक कर ली, उसके बाद मायावती को अपने भतीजे से डर लग रहा है, उसके बाद ममता बनर्जी को अपने भतीजे अभिषेक से डर लग रहा है। तो भतीजों के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर दी अजित पवार ने, जिस तरीके से शरद पवार से पूरी पार्टी लेकर चले गए। वहां दिक्कत ये थी कि वहां बेटी खुद की थी, यहां तो परिवार नहीं है, भतीजा ही है, इमीडिएट फैमिली है। और देखिए आप मायावती की उम्र देखिए, 70 साल में मायावती प्रवेश कर गई, 69 ईयर्स की हो गई है। आप पार्टी में एक्टिव नहीं हो, आप चुनाव लड़ते नहीं हो, आप प्रदेश में दौरा करते नहीं हो, आप रैलियां करते नहीं हो। आज आपका एक सांसद नहीं है लोकसभा में, आप विधानसभा में आपका एक विधायक है खाली, और वो भी कैसा विधायक है सबको पता है कि वो योगी जी के कितने कृपा पात्र है, वो योगी जी के साथ कितने उनके क्लोज संबंध है। आपके पास संगठन बचा नहीं, 12% का वोट बैंक आपके पास कुछ बच गया है, जो ऐसी स्थिति में पहुंच गई है पार्टी कि आने वाले चुनाव में मुझे लगता है 5% का वोट बैंक भी आपके पास नहीं बचेगा। तो मुझे लग रहा है कि मायावती ने तय कर लिया है कि भाई ये पार्टी काशीराम ने बनाई थी, काशीराम और मैंने बनाई थी, अब मेरे साथ ये पार्टी जाने वाली है। और आकाश आनंद का साथ आप कभी बनाते हो, कभी हटा देते हो, लेकिन दी आपने अपने भाई को जिम्मेदारी, आनंद कुमार को। तो मुझे लग रहा है कि पार्टी अब ये जो है लगभग खत्म होने के स्टेज के ऊपर है। ये तो आकाश आनंद को तय करना स्टेज पर है। बड़ी बात करें सारंगी साहब, पॉलिटिकल पार्टियां बनाना आसान होता है, लेकिन कहा जाता है एक बार जो पॉलिटिकल पार्टी अस्तित्व में आ गई उसको खत्म होने में बहुत वक्त लगता है। कांग्रेस डोरे डाल रही है, तो क्या कांग्रेस और मायावती साथ आए तो कुछ रिवाइवल हो सकता है? और क्या मायावती कांग्रेस को स्पेस देंगी? देखिए, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी तीनों भी साथ साथ आकर के वहां पर रिवाइवल नहीं कर पाए, तो ये बात छोड़ दीजिए। लेकिन एक सूत्र जरूर इससे निकल करके आता है, भारत की राजनीति में व्यक्ति केंद्र में जहां वो जो पार्टियां बनी है वो उससे बाहर निकल कर कहीं नहीं आई है, और ये कांग्रेस पर भी लागू होता है। क्या कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा जिंदा बच जाएगा जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के क्रिटिसाइज कर दिया हो, या उसके पैरेलल लीडरशिप खड़ा कर दिया हो? आपने देखा नहीं था सीताराम केसरी का, रातों रात उनका जो है बोरिया बिस्तर बांध करके कांग्रेस मुख्यालय से बाहर फेंक दिया गया था। नरसिंह राव की हालत क्या बना दी थी कांग्रेस पार्टी ने। तो ये बात सब पर लागू है, धैर्य रखिए, ये पूरा आकलन, ये पूरा मैपिंग हो जाएगा। क्या कोई सोच सकता है कि स्टालिन अपने बेटे के इतर उसके किसी के पास जाएगा? क्या आप सोच सकते हैं कि नीतीश कुमार जो अपनी विरासत को लेकर के, हाँ द्वंद उनके सामने यही है कि कल जाकर के अपनी विरासत यदि वो अपने बेटों को सौंपते हैं तो कल बाकी लोगों जैसे अंतर कहाँ से आ गए जो कल तक कहते थे व्यक्तिवादी परिवारवादी पार्टी। अखिलेश यादव को आप देखिए साहब, क्या पार्टी है, भाई भतीजा, बहू की बहू, ऐसी पार्टियां चलती रही हैं। तो बस स्वाभाविक है। एक सवाल ले लीजिए, 27 में क्या अखिलेश वर्सेस बीजेपी ही होने वाला है? कांग्रेस और मायावती इररिलेवेंट हो जाएंगी? देखिए, 27 अभी बहुत दूर है। 27, यहां 29 की तैयारी चल रही है सर। मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन बीएसपी का अस्तित्व अभी खत्म नहीं होने वाला है, वो कागज पर रहेगी, और मायावती जी का एक वोट बैंक है जो साथ रहेगा। जो आप समाजवादी पार्टी का बढ़ा हुआ वोट बैंक देख रहे हैं, वो वोट बैंक है जो मुसलमानों का वोट बैंक जो बीएसपी के साथ आता था, वो पूरा का पूरा कंप्लीट, यदि आप बूथ वाइज डेटा निकाल करके देखिएगा, वो पूरा का पूरा कंप्लीटली शिफ्ट कर गया है
समाजवादी पार्टी के साथ। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी 21% जो वोट लेकर के आती थी, 9%, 10% इधर सा वोट लेकर के शिफ्ट करती है, तो 31-32% वहां चली जाती है, और वही वोट परसेंटेज जो है वो मायावती का खत्म होता है, तो मायावती कहीं की नहीं रहती है यहाँ पे। तो जो मुसलमान वोट है वो बहुत बड़ा प्ले फैल गया। अपना जो वोट बैंक है बीएसपी का, आप जिसे कहते हैं मायावती जिस जाटों से आती हैं, उसको छोड़ दीजिए तो बाकी का बाकी वोट, दलित वोट भी जो है वो शिफ्ट किया है। अखिलेश वो भारतीय जनता पार्टी में कामयाब रहे, नतीजे उनके पक्ष में आए। मायावती के लिए सर्वाइवल की लड़ाई है। वक्त कम बता रहे हैं, 30 सेकंड सर। हाँ, बहुजन समाज पार्टी के बारे में बड़ी गलतफहमी है, खाली जाटों की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी कांशीराम के जमाने से उसने दलितों में सारे दलितों को, उसमें पासी भी है, जाटो भी है, धोबी भी है, धानुक भी है, सारे हैं उसमें, प्लस अति पिछड़े, जो काम नीतीश कुमार ने बिहार में किया। उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ों की पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी, तो जो बहुजन था उसमें अति पिछड़े और दलित ये मिला के ताकत थी, वही उसमें किया है। हाँ, मैं आपकी बात, तो वो जो है धीरे धीरे वो दोनों तरफ टूटा है। बिल्कुल धीरे धीरे टूटा है। और अब सवाल यह है कि 27 में मायावती की भूमिका क्या होगी। कहानी कुर्सी की में फिलहाल इतना ही। सभी मेहमानों का हमारे साथ आने के लिए शुक्रिया।